अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप को बड़ा झटका दिया। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी पूर्व या मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी अपराध में दोषी ठहराया गया है। ट्रंप को 11 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। उन्हें जेल की सजा के साथ साथ भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका की ये पूरी परिस्थितियां बता रही हैं कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो वहां की जनता पहली बार अनुभव कर रही है। क्या ट्रंप की सजा से अमेरिका के चुनाव एक तरफा हो जाएंगे? डेमोक्रेट्स के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बाइडेन के खिलाफ चुनावी चुनौती कितनी कमजोर पड़ रही है और जो बाइडेन है अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके सामने जो रास्ता है, जीत का जो रास्ता है, राष्ट्रपति पद के लिए जो रास्ता है, वो कितना आसान दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जिस हिंदी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। तो ट्रंप दोषी ठहराए जा चुके हैं, तो क्या जो बाइडेन की चुनौती है वो ढेर हो गई है या कमज़ोर पड़ गई है या रास्ता आसान हो गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि अमेरिकी सियासत में पूछे जा रहे हैं। आम जनता समझने की कोशिश कर रही है और इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल स्ट्रेट टॉक के हैं जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने पहले रखे जाएँ और इन सवालों को समझने की कवायद हम अपने कार्यक्रम में बढ़ाएंगे आगे। ट्रंप के दोषी करार होने से क्या बाइडेन के लिए चुनावी राह आसान हो गई है? ट्रंप को सजा से रिपब्लिकन का चुनावी समीकरण कितना कमज़ोर पड़ने जा रहा है? स्विंग स्टेट्स, जहां पर ये कहा जा रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता दिख रहा है, क्या वहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की कमज़ोर कड़ी बन चुके हैं? इसको ऐसे भी समझा जाना चाहिए, क्या ट्रंप को अमेरिकी जनता की सहानुभूति मिल सकती है, क्योंकि जो उनकी उम्मीदवारी है वो पीछे अगर देखा जाए कुछ समय में तो मजबूत हुई है काफ़ी। तो इन सभी सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, विदेशी मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं और उत्कर्ष सिन्हा, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी, ट्रंप को सज़ा होने वाली है, दोषी ठहराए जा चुके हैं। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार हुआ है और इसका राजनीति पे असर पड़ेगा, राष्ट्रपति चुनाव पर असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं जताई गई है। लेकिन नेहा जी, अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे पुराना संविधान है, लिखित संविधान जिसको कहते हैं। अभी तक भारत के बारे में कहा जाता था कि जो भारत का संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, लेकिन अपनी सजा को लेकर, अपने गुनाहों को लेकर, अपने कामों को लेकर, अपने भविष्य को लेकर जो ट्रंप जितने बेपरवाह है वो आश्चर्यचकित करता है कि क्या अमेरिका का संविधान गंभीर अपराधों में लिप्त नेताओं को भी चुनाव या देश का नेतृत्व करने के लिए परमिट करता है? लेकिन हाँ, करता है। अमेरिका के संविधान में यह तो कहा गया है कि यदि आप जन्म लेते हैं तो वहां के नागरिक हैं, या आप 14 साल बिताते हो तो वहां के नागरिक हैं। लेकिन वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं जिक्र आता है कि किसी सजा याफ्ता या किसी को सजा सुनाई गई हो, इसको लेकर उसके संविधान में कोई जिक्र ही नहीं है। और यही कारण है कि जो ट्रंप है वो बेपरवाह होकर कह रहे हैं कि जो असल जवाब है या असल न्याय की जो बात है वो तो अमेरिका की जनता 5 नवंबर को करेगी, क्योंकि 5 नवंबर को इस देश में चुनाव होने वाले। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है कि जनता पर इसका कितना फर्क पड़ेगा, तो देखिए नेहा जी, आपने एक बात पर गौर किया होगा कि बदलते दौर में इस दुनिया में जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, जिस प्रकार से उसका उभार हो रहा है जी, वह चमत्कृत करने वाला उभार है और अमेरिका उससे बचा हुआ नहीं है। वहां पर रूढ़िवादी लोग जो है, वो युवा हो, वो बुजुर्ग हो, बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। और जबकि निकी हेली जैसी जो एक युवा कैंडिडेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, उसको भी अपने आप को साइडलाइन करना पड़ा हो। मतलब ट्रंप की जो उम्मीदवारी है
या जो ट्रंप का जो लोकप्रियता है वो वहां के लोगों पर सिर चढ़कर बोल रही है। और यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर इजराइल से ज्यादा यहूदी तो अमेरिका में रहते हैं, और वहां के जो लोग हैं वहां के प्रवासी नियमों को लेकर, चाहे अप्रवासन की समस्याओं को लेकर, चाहे या जो मुसलमानों की जो मुस्लिमों को लेकर जो वहां पर एक इस्लामिक फोबिया जो चलता है वहां पर, तो ये जो सारी चीजें, इससे वहां के लोग लामबंद हैं और ऐसी विचारधारा के लोगों के लिए जो ट्रंप है वो संजीवनी की तरह नजर आते हैं। तो हो सकता है कि निकी हेली ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी जब अपने आप को उन्होंने उम्मीदवारी से हटाया था। उन्होंने कहा था कि जो भी हो, लेकिन हमको रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करना चाहिए जी। और आप इतिहास उठाकर देखिए कि जब हिलेरी क्लिंटन ने अपने आप को राष्ट्रपति के चुनाव से अलग किया था, तो लोगों ने कहा था कि अब जो है यहाँ के जो लोग हैं वो रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करेंगे। हिलेरी क्लिंटन तो डेमोक्रेट थी, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव हुए तो हिलेरी क्लिंटन के साइडलाइन होने के बावजूद जो लोग हैं उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया था। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाइडेन को असल जो चुनौती है वो चुनौती मिल रही है ट्रंप से। ट्रंप जो है उनकी लोकप्रियता बढ़ने के कई कारण है। ट्रंप को लोगों ने स्वीकार किया, इसके बावजूद कि वहां पर संसद पर जो ट्रंप के उसके समर्थकों ने हमला किया, इसके बावजूद कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने सुरक्षा संबंधी कागजातों को टॉयलेट में फेंक दिया, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन है उसके लिए ट्रंप की जो गलतियां है वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा जो है उनके सामने रूढ़िवाद का है, रूढ़िवाद को आगे ले जाने का है। जितना बड़ी समस्या वहां की बेरोजगारी है, जितनी बड़ी समस्या वहां के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध है, जितनी बड़ी समस्या उनके लिए चीन और ताइवान है। क्योंकि अमेरिकन का यह मानना है कि अमेरिकन की जो समस्या है वो दुनिया की समस्या समझो, और दुनिया की समस्या जो है वो अमेरिकन अपनी समस्या समझते हैं। तो दुनिया प्रकार से समस्याओं से घिरी हुई है, वहां पर ट्रंप जो है वो अमेरिकन के लिए एक जो आशा की किरण नजर आते हैं। क्योंकि ट्रंप आक्रामक है, क्योंकि ट्रंप जो है वो विरोधियों को जो विरोध की भाषा है उसको वो दृढ़ता से बोलते हैं। और आप देखिएगा पूरी दुनिया पर एक नजर घुमाइए नेहा जी, जहां जहां पर भी आप अपने विरोधियों के लिए जहर उगलते हैं, ऐसे राजनेताओं को पसंद किया जाता है, ऐसे राजनेता चुनाव जीत जाते हैं। और ट्रंप ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो तमाम उस विरोधाभास के बावजूद जो है वो ट्रंप राष्ट्रपति बनने के मजबूत उम्मीदवार है, ऐसा लगता है जी। लेकिन कुछ सर्वे हैं जिसमें ये सामने आया था कि अगर ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है या फिर इनको सज़ा मिलती है तो उनको कुछ जो है उस सर्वे में कि वोट नहीं मिलेगा, या फिर उन स्टेट्स में नुकसान पहुंच सकता है जो कि स्विंग स्टेट्स हैं, जहां पर उनका जो प्रभाव मजबूत हो रहा था बाइडेन के खिलाफ। तो उत्कर्ष सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझेंगे कि ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के बाद अमेरिका की जो सियासत है, और ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को दोषी ठहराया गया है, तो इसे वहां की जनता किस तरह से लेगी? अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ही वो ज्यादा फोकस रखेगी, या नेता कैसा चुनना है इस पर ज्यादा फोकस रखेगी, या विदेश नीति पर अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ रहा है इसको भी ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा? बहुत सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बात होती है। इस पर कैसा प्रभाव मौजूदा ऐतिहासिक फैसले को लेकर? सर, मैं समझना चाहती हूँ कि आप ट्रंप को दोषी ठहराए जाने के इस ऐतिहासिक फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? कुछ सर्वे में तो नुकसान की बात रिपब्लिकन के लिए कही गई है, लेकिन ट्रंप की जो आक्रामकता है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को और पुख्ता किया, और अब वो आज के समय में बाइडेन के सामने एक चुनौती है रिपब्लिकन की तरफ से, आप किस तरह से देख रहे हैं? ट्रंप की लोकप्रियता में कोई गिरावट नहीं, आप कैपिटल हिल की हिंसा की देख लीजिए, और भी कई ऐसे मसले हैं। हर्ष मनी का ये जो मसला ही है उसके बैकग्राउंड में क्या है, क्या क्या खुलासे उनके बारे में हुए, उनके निजी जीवन के बारे में हुए, इसके बावजूद जो उनका समर्थन है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो खुलकर आक्रामकता के साथ उनके साथ आ जाते हैं। उत्कर्ष सर। नेहा, देखिए, बहुत अजीब सी स्थिति है। दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे पुराने डेमोक्रेसीज में से एक यूएस जी आज किस हालात में फंसा है, हमने शायद कभी देखा हो कि जो भी कैंडिडेट हार जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, वो उस पार्टी से दूसरी बार कैंडिडेट नहीं बनता है। अमूमन ऐसा होता है।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ सारे आरोपों के बावजूद कैंडिडेट बने, बल्कि उन्होंने अपने पार्टी के भीतर के प्रतिद्वंदियों को भी किनारे कर दिया। पब्लिक सपोर्ट भी उनके पास है और डोनाल्ड ट्रंप की उम्र भी कम नहीं है। दूसरी तरफ जो बाइडन है, जो चुनाव जीत के आए और लेकिन उम्र उनकी भी बहुत है, उनकी तबीयत को लेकर बड़े सवाल होते हैं। मगर यूएसए का ऐसा समय है कि उनको दो ऐसे लोगों के बीच में से ही किसी को चुनना है। कोई युवा नहीं है इनमें से, सब 80 के आसपास है। और एक ऐसा देश जो दुनिया की अगुवाई करता है, वहां पर पॉलिटिक्स जो है जाके एकदम उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गई। एक बात। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप के पर पहला ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। मुकदमे तो कई चल रहे हैं जी। लेकिन मई 2023 में भी ऐसा ही एक शोषण के मुकदमे में फैसला आया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। फरवरी 2023 में भी एक ऐसा फैसला आया था जिसमें दोषी भी पाए गए, जुर्माना भी लगा, बल्कि एक जगह तो न्यूयॉर्क कॉरपोरेशन में उनको मेंबर रहने से भी रोक दिया गया 3 साल तक, वो भी आदेश हो गया। बावजूद उसके ट्रंप की लोकप्रियता है। अब जिस सर्वे का आप जिक्र कर रही थी, रेफर कर रही थी, उस सर्वे का ये कहना है कि रिपब्लिकन सपोर्टर्स में से तकरीबन 16% ऐसे लोग थे जो ये मान के चल रहे थे, कह रहे थे कि अगर दोषी हो गए इस मामले में, ट्रंप कन्विक्टेड हो गए, तो हम लोग दोबारा सोचेंगे, या उनमें से कुछ हिस्सा कह रहा था कि हम फिर ट्रंप के साथ नहीं होंगे। तो वो मॉरलिटी है, वो मॉरल ग्राउंड है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स में मॉरल ग्राउंड रहा कब? तो भाई जिस तरह से कैपिटल हिल का पूरा एपिसोड हमने देखा, वो क्या मॉरलिटी थी? जिस तरह से सिक्योरिटी पेपर्स को टॉयलेट में फेंक देना, इसके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है, वो क्या मॉरलिटी थी? नहीं। लेकिन एक अग्रेशन था, एक दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझने वाली बात थी। जो बाइडन फंसे यही हैं, जो वो लीड कर पा रहे हैं, एक बड़ी लीड नहीं ले पा रहे हैं। बतौर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत मजबूत प्रेसिडेंट नहीं हुए। और ऐसे वक्त में जबकि ग्लोब के 2 कॉन्टिनेंट में वार चल रहा है, वहां यूएस उतना प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है जितना कि अमेरिकन को उससे उम्मीद है। न वो रशिया यूक्रेन के बीच में कोई डिसीजन करा पाया या कहीं कुछ कर पाया, सिवाय इसके कि बीच में अपने हथियार बेच ले, या वो इजराइल और पैलेस्टाइन के मसले पे। बल्कि आप देखिए तो यूरोप के, नॉर्दर्न यूरोप के कंट्रीज ने ज्यादा बोल्ड स्टेप ले लिया पैलेस्टाइन को रिकॉग्निशन देके जी। लेकिन अमेरिका भी अपनी पोजीशन नहीं ले पाया। तो ये भी जो बाइडन की, और अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना कि अमेरिकन ग्लोबल पॉलिटिक्स भी देखते हैं जी। और वो देखते हैं, वो ये भी देखते हैं क्योंकि इमिग्रेंट्स भी बहुत हैं, तो वो ये भी देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे ऊपर खतरा कहाँ है। अब आप देखिए कि ईरान में प्रेसिडेंट के साथ जो ट्रेजेडी हुई जी, उसको भी अमेरिका देख रहा है। उसको इसलिए देख रहा है कि ईरान वो कंट्री था जिसके ऊपर तमाम सैंक्शंस लगने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पाए जो बाइडन जी। रशिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, चाइना कंट्रोल में नहीं है, सैंक्शंस आप लगाते जा रहे हैं, सब भी करते जा रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं है। तो जो बाइडन, अब यूएस की पब्लिक फंसी कहां है? उसको चाहिए डिसीजन, उसको चाहिए एक्शन। बाइडन के ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स में वो है नहीं। ट्रंप कितना कई बार बहुत खराब काम कर जाते हैं, बहुत नुकसानदेह काम कर जाते हैं, बावजूद उसके वो फैसला ले लेते हैं। तो यही चीज है जो यूएस में अब रह गया कि ये 16% मॉरलिटी वाला जो वोट है, जो सपोर्ट है जी, ये ट्रंप के साथ बना रहेगा क्या? निगाह हमारी वहीं पर है, क्योंकि अभी जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चूंकि होने हैं इसी साल, तो अब वीकली पॉइंट्स दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो अब क्या अगले 4-5 हफ्तों में क्या दिखता है,
वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर अलूनी, आपसे समझना चाहेंगे, चीन का भी जिक्र आया, ईरान का भी जिक्र आया, इजराइल फ़लस्तीन का भी जिक्र आया, रूस यूक्रेन का भी जिक्र आया। जाहिर सी बात है जो अमेरिकन हैं वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी देखते हैं और अमेरिका की उसमें इमेज को भी देखते हैं, लेकिन ये हम सबको पता है, मुझे लगता है अमेरिकन को भी पता है कि अब ये वो दौर नहीं रहा है जब कोई एक जो है यूनिपोलर जो है, बल्कि मल्टीपोलर का दौर हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन का दौर हो चुका है। अभी मुझे लगता है कि ये मेरा आकलन है, हो सकता है कि आपका आकलन अलग हो, स्थानीय मुद्दे जो हावी हैं, महंगाई हावी है, बेरोजगारी हावी है, अपनी चुनौतियां होम की हावी है, ये सब जो है मुझे लगता है कि वहाँ पर इसीलिए ट्रम्प का ज़्यादा समर्थन है। और ट्रम्प जो हैं कहीं ना कहीं जो आक्रामकता दिखा रहे हैं, चीन के साथ उनकी दोस्ती भी जो है, डेमोक्रेट्स इस पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो चीन की तरफ जो है थोड़ा सा नरम रुख रखते हैं, इसका भी आरोप लगाते रहे हैं। तो क्या इन सब मुद्दों का असर आप नहीं देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में होगा? देखिए नेहा जी, एक कहावत है, इट इज नॉट गुड टू बी टू गुड। बहुत अच्छा होना बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो बाइडेन का आप कार्यकाल देखेंगे, उन्होंने वो बहुत अच्छे है या नहीं है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे होने का लगातार नाटक जरूर कर रहे हैं। आप इस नाटक को अपने देश तक सीमित रखें, लेकिन जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे नाटक करने लगे तो फिर अमेरिकन इसको पसंद करें, ये सवाल ही नहीं होता। और बाइडेन के आप कार्यकाल में देखेंगे, किसी भी चीज का हल करने की ओर वो बढ़े ही नहीं है। वो तो भला हो जो स्पीकर नैन्सी का, जो कि तमाम थ्रेड्स के बावजूद वो ताइवान आई। शायद उनकी जगह बाइडेन होते तो वो नहीं ऐसा करते। आपने डिसीजन लिया ही नहीं। ट्रंप ने डिसीजन लिया था, वो उत्तर कोरिया में उससे उस तानाशाह से मिले, किम जोंग से। ट्रंप ने डिसीजन लिया था, उन्होंने ईरान से जो परमाणु समझौता था उसको कैंसिल करने का साहस दिखाया था। तो अमेरिकन जो है वो अंततः ऐसे आक्रामक निर्णयों को पसंद करते हैं। और जो बाइडेन है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका इतना व्यापक अनुभव रहा है कि वो चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन की नीति पर आगे चलते रहे। तो नियंत्रण और संतुलन की नीति पर चलते चलते न तो वो भारत को चीन के खिलाफ खड़ा कर सके, न ही वो चीन को यूरोप के सामने चुनौती देने के लिए यूरोप को तैयार कर सके। आप देखिए ना, तमाम उसके बावजूद, तमाम विरोधाभास के बावजूद जो चीन है उसका व्यापार यूरोप में बढ़ा है। तो आप यूरोप को भी तैयार नहीं कर सके। तो जो अमेरिकन है वो इन चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। तो जब आप देखें ना, जब आपके सामने दो उम्मीदवार हो तो दो में से बेहतर कौन है? तो आप अमेरिकन सीधे राष्ट्रीय हितों के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हितों की बात करेंगे तो बाइडेन संभवतः बेहतर है ट्रंप से। लेकिन यदि अमेरिकी हितों की बात करें आप, जो ट्रेंड चल रहा है दुनिया में कि आप अपने राष्ट्र के लिए कितना अर्जित कर सकते। देखिए ट्रंप जो है वो इतने बेपरवाह है कि उन्होंने कहा कि टैक्स को लेकर मैं भारत की नीतियों को देख रहा हूं और जब सत्ता में आऊंगा तो मैं देखूंगा, भारत को देखूंगा। मतलब आप ट्रंप से चाहे जितने गले मिले, लेकिन ट्रंप ने बिल्कुल खुल के कहा कि मैं भारत को देखूंगा। तो ऐसे राजनेताओं को पसंद किया जाता है। इसलिए नेहा जी, चाहे जितने केस लड़े, लेकिन केनेडी का जो जूनियर केनेडी है वो निर्दलीय उम्मीदवार जरूर है जिसको पसंद कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं। बाइडेन को कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं ट्रंप, और वो चुनौती जरूर देंगे। जी, कुछ बातों में बाइडेन की उपलब्धि कही जाती है, जैसे कि उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका में रिसेशन पर लगाम लगाया और इस पर ज़्यादा जो है लोगों को परेशान या हावी होने नहीं दिया अर्थव्यवस्था जी के पास। उत्कर्ष से समझना चाहती हूँ मैं, ये जो मसला है उसके बाद कोर्ट ने दोषी ठहराया और जब बाहर आते हैं ट्रंप तो उन्होंने वही आक्रामकता दिखाई और जज को भ्रष्ट बताया, अपने मामले को जो है धांधली भरा बताया। कहीं ना कहीं ट्रंप का जो तेवर है वो अमेरिकी संस्थानों के लिए भी सही नहीं रहा है। कैपिटल हिल की जो हिंसा है, मुझे लगता है शायद ही कोई अमेरिकी नागरिक हो जो इसको गले के नीचे उतार सकता है। और क्या अमेरिका इसके लिए तैयार हो रहा है कि वो कैपिटल हिल की हिंसा को भुला चुका है, या जो अमेरिकी संस्थाएं हैं वो अब उनके सामने कमतर हो गई हैं और उनके जो अपने मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं? यही तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, यही उनकी पर्सनालिटी है। जी।
क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएस के भीतर जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं वो एब्सोल्यूट पावर दे दें प्रेसिडेंट को, ऐसा नहीं है जी। सीनेट और कांग्रेस का अपना कंट्रोल है, बहुत सारी चीजों पे चीजें हैं, स्पीकर का अपना कंट्रोल है, सिक्योरिटी फेडरल का अपना कंट्रोल है, वो सब कुछ अपनी जगह पे है। न्यायपालिका का अपना एक अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी परवाह कब की? उनकी किसी भी एक्ट के भीतर, कई बार ऐसा हुआ उनके टाइम में जब वो ऑफिस हेड कर रहे थे जी। तो वो उस वक्त भी कई बार ऐसा हुआ कि वो कन्फ्रंट कर जाते थे सीनेट में भी और कांग्रेस में भी और उस पे भी, तो वो करते रहे और ये सब करते रहे और कैपिटल हिल भी हम सब ने देखा। मैं आश्चर्यचकित इस बात से होता हूं कि आपने अभी कहा कि क्या अमेरिकन कैपिटल हिल देखने के बाद कैसा बिहेव कर रहे थे, पसंद आया कि नहीं। बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म के लिए रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवार स्थापित कर चुके हैं जी, सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला उनको। तो जाहिर सी बात है कि उनके सपोर्टर्स जो है वो बढ़े हैं और ये भी जाहिर सी बात है कि उसी पॉलिटिकल स्टाइल से बढ़े। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिटिकल स्टाइल और ज्यादा क्यों पसंद आ रही है? देखिए, आप गैलप के डेटा देखिए ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। जैसे जो बाइडन में इस वक्त यूएस का जो सेटिस्फैक्शन रेट है यूएस सिटीजनशिप का अपने प्रेसिडेंट को लेके, वो सिर्फ और सिर्फ 38% है। अगर आप ऑफिस में इनके कार्यकाल को पहले टाइम से रेटिंग देखिए जो बाइडन की, तो जब प्रेसिडेंट बने थे, ऑफिस जब उन्होंने ऑफिस में बैठे थे, 54% का सपोर्ट था और आज वो 34 पे है। तो सवाल ये कि ऑप्शन जब होने लगता है ना, जब ऑप्शन होने लगता है कि विकल्प के तौर पर, यार मजा नहीं आ रहा है, यार ये डिसीजन नहीं ले रहे, यार हमसे सेटिस्फाई नहीं है, तब लगता है वो गैप बनता है और फिर लगता है कि यार कोई अग्रेसिव आदमी चाहिए। फिर याद आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप। और यूएस इस वक्त पिछले 30-40 सालों के भीतर के अगर हिस्ट्री को देखिए तो यूएस सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन में है। मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर टाइम में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन यूएसए के लिए अभी है, क्योंकि पोस्ट प्री कोल्ड वॉर उसके सामने सिर्फ एक ब्लॉक था, अभी उसके पास 3 अलग चार चैलेंजेस हैं। तो अब ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है और नॉर्थ कोरिया भी है। अब ऐसे में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है, दूसरी तरफ जॉब्स का जो इशू है जी, तीसरी तरफ यूएस के भीतर अभी हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज के भीतर जो प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्ट को लेकर के जिस तरह का एक्ट हुआ, ये यूएस का कल्चर नहीं था जी। वहां पे तो इंडिपेंडेंस थी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के भीतर, लेकिन उसको भी किस तरह से रोकना पड़ा उनको। यानी कि कहीं अनरेस्ट है, और अनरेस्ट है अगर चीजें अंदर करवट ले रही हैं तो उसके बाद आदमी ऑप्शन ढूंढ रहा है। और ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप को के एक्ट्स को, उनके बिहेवियर को सपोर्ट करने वाले, उनके मॉरल को सपोर्ट करने वाले मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की मेजॉरिटी होगी। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पर कि उसके सामने दूसरी चॉइस ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम, अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि कैनेडी जूनियर भी कंटेस्ट कर रहे हैं एज इंडिपेंडेंट, बट यूएस की पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का कोई फर्क तो हमने देखा नहीं जी, कभी असर भी नहीं देखा। तो अब जब लड़ाई है दो लोगों के बीच में ही है, क्योंकि एक्ट पर कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स कोई बार है नहीं इस सजा के बाद भी, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत अच्छा अवसर हो गया है जी। अगर ऐसा हो जैसे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ है कि अगर आप कन्विक्ट हो गए और एक सर्टेन पीरियड से टाइम की सजा मिल गई तो आपका सीट चला जाता है या आप डीबार हो जाते हैं कुछ सालों के लिए, अगर ऐसा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में होता तो शायद। लेकिन चूंकि यूएस की पॉलिटिक्स में
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कभी इशू नहीं बना था, इसलिए वहां के लोगों ने नहीं सोचा। अब पहली बार ये चैलेंजेस आ रहे हैं, पहली बार यूएस के भीतर ये सिचुएशन आ रही है जहां वही दो लोग फिर मौजूद हैं जो 4 साल पहले मौजूद थे, जिसमें से एक कमजोर पड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरा एग्रेसिव है और वो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना फैसला कर देता है। तो ऐसे ट्रंप का सपोर्ट बना हुआ है, बस मैं तो ये बिल्कुल। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपसे समझना चाहूंगी कि क्या सिंपैथी फैक्टर भी अमेरिका में आप देख पा रहे हैं जो कि ट्रंप के साथ है, बाइडेन के साथ नहीं है, क्योंकि लगातार उनकी लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की जा रही, जैसा कि उत्कर्ष जी ने रखा। देखिए, उत्कर्ष सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है नेहा जी कि पहले सहायता जो नीति होती थी दुनिया भर में, वो अमेरिकन देना अपनी ड्यूटी समझते थे, और ड्यूटी के बाद वो धीरे धीरे मजबूरी बन गई, क्योंकि आपको यदि दुनिया भर में अपना प्रभाव कायम रखना है तो आपको विकासशील देश है, पिछड़े देश है, या जो गृह युद्ध से ग्रस्त देश है, उनकी मदद करते रहना चाहिए जी। लेकिन कोविड के बाद जो सिनेरियो बदला है, या दुनिया में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, अमेरिका में भी बढ़ी है, तो उसके बाद जो ट्रंप जैसे लोग हैं वो अपने लोगों से कहते हैं कि हम अपने देश की खुशहाली को छोड़कर दूसरों की सहायता क्यों करें। तो देखिए, आप राजनीति में एक बात बहुत स्पष्ट होती है नेहा जी कि राजनीति में स्पेस जरूर होता है, आप अपने आप को विकल्प बना के कैसा पेश करते हैं। जैसे दिल्ली की राजनीति में जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में आप जो विकल्प बन के आ गई, वो टेम्पो और ऑटो के बीच में आ गए, वो इतना बेहतर विकल्प बनी कि उन्होंने सबने पीछे छोड़ दिया। तो जो ट्रंप की जो बातें हैं वो विकल्प के तौर पे पेश की जाती है कि हम क्यों किसी को हथियार दे। आप देखिए, यूक्रेन को हथियार देने या यूक्रेन को जो अरबों डॉलर की जो मदद है उसको देने का जो ट्रंप है वो विरोध करते हैं। मतलब जो यूक्रेन है, वहां के जो राष्ट्रपति है वो टेंशन में कि यदि ट्रंप आ गए तो क्या पता यूक्रेन को मिलने वाली मदद के रुक नहीं जाए, इसलिए उन्होंने पीछे पड़ के बहुत जल्दी से जैसे तैसे करके अपनी मदद ली। तो यह जो ट्रंप का नजरिया है दुनिया भर के लिए, दुनिया में एक खतरनाक संकेत भी देता है कि बिल्कुल। यहाँ पे मैं नाटो का जिक्र करना चाहूंगी। जिस तरीके से नाटो देशों को एकजुट करने की कोशिश में मैं कह सकती हूँ कि बाइडेन सफल रहे हैं। यही ट्रंप अगर इस कार्यकाल में होते तो बिखराव और ज्यादा भयंकर होता, जिसका नतीजा पूरी दुनिया भुगत रही होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अपने जो चर्चा की थी कि वैश्विक दृष्टि से कहें तो बाइडेन जो बेहतर विकल्प है ट्रंप के बजाय, लेकिन किसी भी देश की जो राजनीति उसके राष्ट्रीय हितों पर चलती है। तो अब जो अमेरिकन से उनका नजरिया बदला है वो ये सहायता नीति, कूटनीति, दूसरों में इन्वॉल्व होना। तो ट्रंप कहते हैं कि अब मुझे अपने देश की परवाह करना है। तो ये जो बदलता हुआ नजरिया है, जिसके बारे में सिन्हा साहब बात भी करते थे कि कितना चेंज आ गया वहाँ की यूनिवर्सिटीज और यहाँ पर लेके, तो अब जो नेता अपने देश के संस्थानों पर हमला कर रहा हो, जो नेता अपने देश में दक्षिणपंथी ताकतों का उभार कर रहा हो, जो नेता अपने कड़वाहट भरे शब्दों से नस्लवाद को बढ़ावा देने वाली बातें करता हो, ऐसे नेता के पक्ष में एक भीड़ का खड़ा हो जाना ये दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, खतरनाक संकेत है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, रिपब्लिकन के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार स्थापित की है, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका में ऐसे राजनीति के फलने फूलने का भी संकेत है, जो कि पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक जो धड़ा है उसके लिए एक खतरनाक संकेत है, जो कि अमेरिका से निकल कर आ रहा है। सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश जहां पर इस तरह की राजनीति बहुत ही मजबूती से उभरती हुई नजर आती है। समझना चाहूंगी कि मान लीजिए कि अगर इस वक्त बाइडेन नहीं होते, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते, तो इजराइल और फिलिस्तीन का जो मसला है या फिर रूस और यूक्रेन का जो मसला है, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया उससे और ज़्यादा बुरे दौर से गुजर रही होती, क्योंकि ट्रंप जो है वो क्या कर जाते हैं, इसका खामियाजा क्या होगा, इसके क्या परिणाम होंगे, ये वो सोचते कम है, एक्शन ज़्यादा लेते। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी कि पूरे ये पूरा मसला डोनाल्ड ट्रंप अगर होते और वो अपने स्टाइल में होते, जो कि होते ही जी, तो ये मसला अभी तक बहुत दुनिया भर में फैल चुका हो। बिल्कुल, जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, कभी कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार
आएगा या हो सकता है, तो वो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो। जी देखिए, जो बाइडेन समझदार हैं, वो हमेशा से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की पॉलिटिक्स के भी डिफरेंस को देखिए। डेमोक्रेट हमेशा मॉडेस्टी से काम करते हैं, रिपब्लिकन्स हमेशा जो है अटैकिंग वे में होते हैं। आप याद करिए जॉर्ज बुश सीनियर और बुश जूनियर दोनों के टाइम को, तो उनको डिसीजन लेने में वक्त नहीं लगा था जी, वो उतर गए थे। लेकिन उसके बाद उसके बीच में जब हम देखते हैं, जब आप बिल क्लिंटन का टाइम देखते हैं, जब आप बराक ओबामा का टाइम देखते हैं, तो आप देखते हैं कि चीजें दूसरे तरीके से हैंडल हो रही थी। तो ये तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच का फर्क है ही। लेकिन जो बाइडेन ये डोनाल्ड ट्रंप रेडिकल है, बहुत रेडिकल है, और वो का रेडिकल होना जो है वो दुनिया को खतरे में भी डालता है, इसमें भी कोई दो राय। और इस बात को मानने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि अगर आज की सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में सत्ता होती तो युद्ध के किसी न किसी मोर्चे पर यूएस डायरेक्ट खड़ा होता जी। और आप देखिए सीरिया में जिस तरीके से एक शैडो वार चल रहा था, आप देखिए कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में यूएस आर्मी पड़ी हुई थी, वो सब चीजें खत्म हुई। लेकिन ट्रंप के होने से वो चीजें खत्म हो पाती, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो डायरेक्ट एक्शन वाली स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो दुनिया के लिहाज से तो मानना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये बड़ा फॉर्चुनेट है। लेकिन ये फिर वही है कि फिर इस वक्त तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुझे स्टेट्समैन नहीं दिख जो कहीं जाके इंटरवीन कर पाए जी। आप देखिए ना, मतलब इतना दो कॉन्टिनेंट्स में इतने दिनों से जंग जारी है और कोई ऐसा स्टेट्समैन नहीं है जो उसमें इंटरवीन करके और उसको सेटल करने की स्थिति में है। तो दिस इज द क्राइसिस ऑफ टाइम जी, ग्लोबल क्राइसिस है, इस समय की समस्या है। लेकिन अब अमेरिकन इसको किस तरह से देख रहे हैं, वहां लॉबीज का भी खेल है बहुत। तो आर्म लॉबी किस तरह से देख रही है, ऑयल लॉबी किस तरह से देख रही है। तो और दूसरा ये है कि जो दूसरे वहां पे बड़े जो बिलियनर्स हैं, वो अब ये बात छुपी नहीं रह गई है पिछले इलेक्शन के टाइम से, कि वहां का जो कैपिटलिस्ट है, जो फाउंडेशंस हैं या जो लोग भी हैं दुनिया के सबसे रईस या सबसे ताकतवर आर्थिक साम्राज्य वाले लोग, वो चुनाव में बोलने लगे हैं। पिछली बार यही बिल्कुल सीधा लकीर वहां भी खींच गई थी। तो ये बड़ा टाइम पूरे ग्लोब में, मतलब एकदम एक ऐसा टाइम है जहां पे कहीं पे सेंटर की जगह नहीं है। आपको या तो एक्सट्रीम में राइट रहना है या एक्सट्रीम में लेफ्ट रहना है, कहीं ना कहीं होना है। यही ट्रंप की ताकत भी है और यही ट्रंप के साथ खतरा भी है। बिल्कुल। ब्रह्मदीप जी से अगला सवाल लेना चाहूंगी। जो ट्रंप की ताकत है वो तो पूंजीवाद की ताकत भी है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, कहीं ना कहीं अगर अमेरिका में जो पूंजीपति है उनका साथ ट्रंप को मिल गया, तो फिर तो नवंबर के जो चुनाव है ये मान लिया जाएगा कि ट्रंप पूरी तरीके से मजबूती से बाइडेन के सामने आ रहे हैं या उनके आगे निकल रहे हैं। फिर यहाँ पे समाज कल्याण कहाँ जाता है? देखिए नेहा जी, हम माने या हम न मानने की बात करें, लेकिन एक बात बहुत सत्य है कि दुनिया के व्यापार पर यहूदीवाद का कब्जा है। और जो यहूदीवाद है वो रूढ़िवाद के कहीं न कहीं करीब है। और यहूदीवाद और रूढ़िवाद जो है वो सबसे ज्यादा अमेरिकन के करीब है। और बाइडेन के जिस प्रकार से इजराइल को लेकर जो बाइडेन की भूमिका रही है समय समय पर रही है, निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी आप देखिए तमाम दबावों के बावजूद हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा है। मतलब बाइडेन की जो विदेश नीति है अमेरिका की, इससे ज्यादा भद्द शायद ही इतिहास में कभी पिटी हो, जबकि अमेरिकन राष्ट्रपति को यह सोचना पड़ा हो या अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने से खाड़ी के देशों के जो शीर्षस्थ नेता उन्होंने इनकार किया, ऐसा समय आया था। तो
ये जो सारा सिनेरियो बना है, इसमें जो ट्रम्प है उनका समर्थन निश्चित तौर पर बढ़ेगा, क्योंकि अंततः इस बात को हम नहीं भूल सकते कि ये जो आईएस की जो आक्रामकता, इन सबको लेकर, या जो प्रवासी समस्या है, अप्रवासियों का संकट है, इसको लेकर अमेरिका में बहुत ज्यादा आवाजें उठी है। वहां के लोगों में विरोध को देखा गया है, और जो ट्रम्प है वो उन सारे लोगों की आवाज बनकर सामने आए हैं। तो ऐसे में जो ट्रम्प है उनको फायदा मिलेगा अमेरिका की राजनीति पर, और मिलता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि जो बाइडेन है वो अंततः कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं। और जिस प्रकार से सिन्हा साहब एक बात पर इशारा कर रहे थे कि दुनिया का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर वैश्विक नेताओं की कमी पड़ गई है, कोई मध्यस्थ पर नजर ही नहीं आता, क्योंकि हर जो नेता है वो चुनाव जीत लेना चाहता है। तो ऐसे समय में अमेरिका में जो ट्रम्प है वो परंपरावादी लोगों के, रूढ़िवादी लोगों के, युवाओं के, धर्म को पसंद करने वाले लोगों की पसंद बनकर ट्रम्प उभरे हैं। और यह ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की राजनीति का दुनिया भर में उभार हुआ है, वहां पर जो ट्रम्प है यदि अपने देश के लोगों की सर्वमान्य पसंद बन जाए तो उससे पर गुरेज भी नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने समय निकाला। लेकिन लोकतांत्रिक समर्थकों के लिए ये बहुत चिंता की बात है। पूरी दुनिया में जो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं उनके लिए बहुत ही चिंता की बात होगी कि अगर अमेरिका में इतना बड़ा उलटफेर हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे, चाहे वो चीन क्यों ना हो, रूस क्यों ना हो, यूक्रेन क्यों ना हो, या फिर आप मध्य पूर्व में चले जाइए। फ़लस्तीन की जो समस्या है उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि वो उनको धक्के मार कर बाहर कर देंगे, और इस तरह की जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं चिंताएं और बढ़ा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष सर आपका भी, प्रोफेसर ब्रह्मदीप आपका भी, कि आपने वक्त दिया। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।